नमस्ते। मैं जानकी हूँ। आज मैं एक एक्शन फंतासी मूवी द प्रिंसेस के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मूवी एक मध्यकालीन राज्य की कहानी है जहाँ राजा और रानी के कोई पुत्र नहीं है और उनकी बड़ी बेटी राजकुमारी पारंपरिक नियमों को तोड़कर खुद को एक बहादुर नेता साबित करना चाहती है। वह महल के हथियार प्रशिक्षक लिन के साथ हाथों हाथ लड़ाई और हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेती है। साथ ही वह दर्शन और राजनीति भी सीखती है ताकि एक अच्छी शासक बन सके। लेकिन राजा, जो पारंपरिक विचारों वाला है, चाहता है कि उसकी बेटी एक अच्छी पत्नी और मां की भूमिका निभाए। वह चाहता है कि उसके बाद सिंहासन पर एक पुरुष बैठे। लिए वह राजकुमारी की शादी जूलियस से तय करता है, जो एक प्रमुख राजनयिक का बेटा है। जूलियस एक बेरहम योद्धा है और शादी के बाद राजा बनने वाला है। लेकिन शादी की रिंग वाली रस्म के दिन राजकुमारी शादी से इनकार कर देती है। 2 दिन बाद राजकुमारी एक कमरे में जागती है और पाती है कि उसके सिर में तेज दर्द है। वह शादी की पोशाक पहने हुई है और उसके हाथ जंजीरों से बंधे हैं। उसे धुंधली यादें आती हैं कि कुछ सशस्त्र लोग उसके कमरे में घुसे थे और उसे एक अजीब सी दवा पिलाई थी। जल्दी से होश इकट्ठा करके राजकुमारी भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। पास की खिड़की से केवल समुद्र की ओर गहरी खाई दिखती है। जैसे ही वह दरवाज़ा चेक करने जाती है, उसे लोगों के आने की आवाज़ सुनाई देती है। राजकुमारी वापस बिस्तर पर जाती है और सोने का नाटक करती है। 2 बड़े और मोटे आदमी कमरे में आते हैं। एक उसके चेहरे के पास आता है और तभी राजकुमारी अपनी आंखें खोलती है और उसे सिर से वार करती है। एक तेज एक्शन में राजकुमारी बिस्तर से उठती है और अपने अंगूठे को अलग करके एक हाथ को जंजीर से मुक्त करती है। फिर वह जंजीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और एक आदमी के चेहरे पर वार करती है। राजकुमारी अपने हमले जारी रखती है और अपने बालों की पिन से एक हमलावर की आंख में वार करती है। इस तरह वह 2 में से 1 आदमी को मार देती है। दूसरा आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उसे खिड़की की ओर धकेलती है और उसे टावर से नीचे गिरा देती है। लेकिन राजकुमारी को सांस लेने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसे फिर से कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वह तुरंत एक भारी हथौड़ा उठाती है और दरवाजे के पीछे छिप जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वह उस आदमी पर हथौड़ा मारती है जो अपने दोस्तों को चेक करने आया था। अब वह अपनी जंजीरों को खोलती है और सैनिकों के शवों को इस तरह रखती है कि वे सतर्क दिखे। इसके बाद राजकुमारी नज़दीकी बाथरूम में जाती है और खिड़की से बाहर झांककर स्थिति का आकलन करती है। वह एक डरावना दृश्य देखती है। उसका परिवार नीचे आंगन में जंजीरों से बंधा हुआ है। जूलियस अपने वफादार गार्ड और साथी मोइरा के साथ उनके पास पहुंचता है। राजा जूलियस को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पिता एक राजनयिक थे और उसके हिंसक कार्यों को मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन जूलियस को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वह मानता है कि उसके पिता और राजा कमज़ोर और शांतिवादी हैं। वह राजा पर आरोप लगाता है कि उन्होंने परंपराओं को तोड़ा है और बाहरी लोगों को स्वागत किया है। राजा कहता है कि डर से शासन नहीं किया जा सकता, लेकिन जूलियस जोर देकर कहता है कि लोग सिंहासन पर एक मजबूत व्यक्ति देखना चाहते हैं। आक्रमणकारी तब अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे शाही परिवार को कैदखाने में ले जाएं। कुछ मीटर दूर राजकुमारी यह सब देख रही होती है। उसे 2 दिन पहले की घटना याद आती है, जब उसने जूलियस से शादी करने से इनकार कर दिया था। उसके कार्यों के कारण उसके राज्य पर आक्रमण हुआ है और अब उसके माता पिता भी खतरे में हैं। हालांकि उसके विचारों को एक सैनिक के बाथरूम में आने से बाधित किया जाता है। राजकुमारी जल्दी से एक नज़दीकी बाथटब में छिप जाती है और पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। सौभाग्य से सैनिक हेलमेट पहने होता है और उसे पानी के बुलबुले नहीं दिखते। जब वह चला जाता है तो राजकुमारी पानी से बाहर आती है, अपनी गीली पोशाक को फाड़ती है और वहां से निकल जाती है। वह गलियारों में छिपकर चलती है और दुश्मन सैनिकों के कदमों को सुनकर उनसे बचती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक बड़ा और मोटा सैनिक उसकी गर्दन पकड़ लेता है। राजकुमारी उसकी बांह पर मुक्का मारती है, लेकिन उसके हमले का कोई असर नहीं होता। हालांकि
वह अपनी लड़ाई की बुद्धिमत्ता दिखाती है और उसके हेलमेट पर दोनों हाथों से वार करती है। इससे हेलमेट में आवाज होती है और सैनिक दर्द से कराहने लगता है और उसे छोड़ देता है। राजकुमारी तुरंत उसके क्रॉच पर एक किक मारती है, लेकिन इससे भी उस पर कोई असर नहीं होता। दुश्मन उसे फिर से गर्दन से पकड़ लेता है, लेकिन वह उसके हेलमेट को दीवार पर मारकर भाग जाती है। सैनिक उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन राजकुमारी दीवार पर चढ़कर उसके कंधे पर लैंड करती है और हेलमेट को घुमाकर उसे अंधा कर देती है। आदमी उसे दीवार पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी हेलमेट उतारकर उस पर वार करती है और उसे मार देती है। इस क्रूर लड़ाई से थोड़ा आराम करते हुए राजकुमारी को एक फ्लैशबैक आता है। उसे अपने शिक्षक लिन की याद आती है, जिन्होंने उसे सिखाया था कि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अच्छे कारण के लिए लड़ता है। उसकी ट्रेनिंग के दौरान रानी ने अपनी नाराजगी जताई थी कि लिन को राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाना चाहिए था, न कि एक आदमी की तरह लड़ना। लिन ने जोर देकर कहा था कि एक महिला को शिष्टाचार और लड़ाई दोनों सीखना चाहिए। वर्तमान में वापस आकर कुछ सैनिक उस आदमी का शव लाते हैं जिसे राजकुमारी ने टावर से नीचे गिराया था। इससे जूलियस चिंतित हो जाता है और वह अपने लेफ्टिनेंट कर को राजकुमारी को चेक करने का आदेश देता है। इस बीच राजकुमारी टावर के निटिंग रूम में छिप जाती है। वह अपनी शादी की पोशाक को फाड़कर अपने अंगों को बेहतर ढंग से हिलाने लगती है। वह अपनी चोटों का इलाज कर रही होती है कि तभी दो सैनिक वहां पहुंचते हैं। एक जोरदार संघर्ष होता है और राजकुमारी जल्दी से एक दुश्मन को मार देती है। फिर वह अपनी शादी की पोशाक से लेस निकालकर दूसरे सैनिक को बांध देती है। निडर युवती एक क्रॉसबो उठाती है और पूछती है कि जूलियस ने उसके परिवार के साथ क्या किया है। जब वह आदमी पूछता है कि क्या वह क्रॉसबो चलाना जानती है, तो वह पलटकर उसके साथी को छाती में तीर मारती है। आदमी राजकुमारी को अपमानित करता रहता है, जिससे वह उसकी खोपड़ी में तीर मार देती है। इसके साथ राजकुमारी मृत सैनिक की तलवार उठाती है और नीटिंग रूम से निकल जाती है। वह नीचे जाती है और जल्द ही डाइनिंग हॉल की मोटी दीवारों के पीछे एक संकीर्ण गुप्त मार्ग में प्रवेश करती है। वह एक छेद से झांकती है और कई भाड़े के सैनिकों को खजाने लूटते हुए देखती है। चूंकि ज्यादातर आदमी नशे में हैं और अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं, राजकुमारी आसानी से डाइनिंग रूम में घुस जाती है। वह सावधानी से उनके आसपास जाती है और दूसरे छोर पर एक और गुप्त मार्ग तक पहुंचती है। हमें तब पता चलता है कि राजकुमारी अपने बेडरूम में पहुंच गई है, जहां उसने एक खास तलवार छुपाई हुई है। एक फ्लैशबैक में उसे अपनी ट्रेनिंग की याद आती है, जहां लिन ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक दिया था, दिल से लड़ो। राजा के निजी सलाहकार काई ने भी राजकुमारी को ट्रेनिंग दी थी। वह जानता था कि युवा रॉयल एक दिन एक बहादुर और गर्वित योद्धा बनेगी, इसलिए उसने राजकुमारी को अपने परिवार की विरासत, एक खूबसूरत और अटूट धार वाली तलवार भेंट की थी। नई दृढ़ संकल्प के साथ राजकुमारी अपना सामान बिस्तर के नीचे से निकालती है और गुप्त मार्ग में वापस आती है। वह नीचे जा रही होती है कि तभी उसे जूलियस और मोइरा की बातचीत सुनाई देती है। मोइरा पूछती है कि जूलियस जबरन सिंहासन क्यों नहीं ले लेता। जूलियस जवाब देता है कि अगर वह पारंपरिक तरीके से शादी करके सिंहासन लेता है तो कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता, भले ही शादी जबरन हो। ईर्ष्या से जलती हुई मोइरा जूलियस को चूमती है और दोनों प्यार करने लगते हैं। राजकुमारी, जो दीवार के पीछे छिपी हुई है, खुद को एक छोटे छेद के माध्यम से जूलियस को मारने के लिए तैयार करती है। हालांकि उसकी योजना तब विफल हो जाती है जब एक सैनिक उन्हें बताता है कि राजा जूलियस से बात करना चाहता है। कुछ देर बाद आक्रमणकारी राजा से मिलते हैं। राजा जूलियस को चेतावनी देता है कि ताज लेना जनता की नज़रों में गद्दारी माना जाएगा, लेकिन जूलियस कहता है कि शादी गद्दारी नहीं है। इसी बीच राजकुमारी एक वेंट से निकलकर एक नाइट के कवच के नीचे आ जाती है। वह सोचती है कि यह कवच सजावट के लिए है, लेकिन उसकी गलतफहमी साबित होती है जब नाइट अचानक जिंदा हो जाता है और उस पर हमला करता है। राजकुमारी तेजी से हमले से बचती है और कुछ वार करती है, लेकिन नाइट का कवच हथियारों से सुरक्षित है।
तब राजकुमारी को एक तरकीब सूझती है। वह कवच के कमजोर हिस्से पर वार करती है और एक तेल का दिया उस पर फेंकती है। फिर मोमबत्ती से आग लगा देती है। कवच गर्म होकर नाइट को जला देता है और वह खिड़की से कूदकर नीचे गिर जाता है। मोइरा, जो अब कर्ज की नाकामयाबी से तंग आ चुकी है, उसका गला काट देती है और जूलियस की सेना की कमान संभाल लेती है। वह अपने सैनिकों को हर मंजिल की तलाशी लेने का आदेश देती है। इसी बीच राजकुमारी को सेना के सैनिकों ने घेर लिया है। वह अपने हार के मोती फेंककर दुश्मनों को गिराती है और उनकी ढालों पर चढ़कर भाग जाती है। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए वह एक खिड़की से कूदकर एक दीवार पर लटके टेपेस्ट्री को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ के कमरे में चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात लिन से होती है, जो कैसल की मास्टर ऑफ आर्म्स और राजकुमारी की शिक्षिका है। लिन उसकी मदद करती है और बताती है कि उसका परिवार तहखाने में कैद है। दोनों तहखाने की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते में 3 खतरनाक मर्सनरी उन्हें घेर लेते हैं। राजकुमारी 2 से लड़ती है, जबकि लिन तीसरे से। लिन अपने दुश्मन को आसानी से हरा देती है और राजकुमारी की मदद करती है। तभी मोइरा आ जाती है और अपने चाबुक से लिन पर हमला करती है। राजकुमारी लिन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मोइरा बहुत तेज है। लिन राजकुमारी को सीवर में भेज देती है और खुद मोइरा से लड़ती रहती है। राजकुमारी सीवर से होकर तहखाने में पहुंचती है, जहां 3 नशे में धुत सैनिक होते हैं। वह उन्हें आसानी से हरा देती है और अपने परिवार को छुड़ा लेती है, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से मारा और वह बेहोश हो जाती है। जब राजकुमारी होश में आती है तो वह खुद को ग्रेट हॉल में पाती है, जहां उसका परिवार और लिन बंधे हुए हैं। जूलियस उसे डांटता है, लेकिन राजकुमारी उसके हाथ को काट लेती है। जूलियस गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि वह उसकी पत्नी बनेगी। राजकुमारी जवाब देती है कि वह हर रात उसे मारने की साजिश करेगी। यह सुनकर जूलियस उसकी छोटी बहन वायलेट से शादी करने का फैसला करता है और मोइरा को राजकुमारी को मारने का आदेश देता है। लेकिन राजकुमारी एक गार्ड की तलवार से मोइरा को रोकती है और लिन वायलेट को लेकर भाग जाती है। तभी एक सैनिक राजकुमारी को खिड़की से समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में डूबते हुए राजकुमारी को अपनी ट्रेनिंग और जूलियस के इरादे याद आते हैं। वह एक शार्ड से अपने बंधन खोलती है और तैरकर सतह पर आ जाती है। राजकुमारी वापस कैसल आती है और वायलेट और लिन से मिलती है। तीनों एक गुप्त स्टोर हाउस में हथियार लेकर तैयार होती हैं। राजकुमारी और लिन बाहर जूलियस के सैनिकों से लड़ती हैं, जबकि वायलेट को पकड़ लिया जाता है। राजकुमारी हॉल में पहुंचती है, जहां जूलियस वायलेट से जबरन शादी कर रहा होता है। काई, जो अब आज़ाद है, मेहमानों को भागने के लिए कहता है और शादी को रोकता है। राजकुमारी और मोइरा के बीच भयंकर लड़ाई होती है। राजकुमारी मोइरा को उसी के चाबुक से मार देती है। फिर वह जूलियस से लड़ती है। जूलियस उसे घायल कर देता है, लेकिन राजकुमारी उसकी तलवार छीनकर उसका सिर काट देती है। अंत में राजकुमारी ताज वापस अपने पिता को सौंपती है और राजा उसे राज्य की उत्तराधिकारी घोषित करता है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।